दोस्तों, ये आ गई है हमारी मास्टर वीडियो प्रोफेशनल एथिक्स की, जो थर्ड सेमेस्टर का अंतिम और लास्ट पेपर है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पेपर जो है वो 50 नंबर का होगा। जो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो सेम टू सेम ही होगा। मतलब कि जो 100 नंबर का पेपर आता था उसी की तरह क्वेश्चन सारे आएंगे। बस जो क्वेश्चंस 20 मार्क्स का था वो 10 मार्क्स का हो जाएगा, जो 10 का है वो 5 का हो जाएगा, और जो 4 नंबर का था वो 2 नंबर का हो जाएगा। टाइम पूरा देना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आपको दे दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी। अब बात आते हैं इस पेपर पे। तो ये जो हमने मास्टर वीडियो बनाई है, ठीक है, इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 2 कारण है मेन। पहला कारण यह है कि पेपर के नज़रिए से, और दूसरा कारण है कि जो आपकी फाइल होगी, ठीक है, उसके बाद फाइल बनाने के बाद जो आपको वाइवा देना है और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। तो ध्यान से देखना, कोई भी टॉपिक जो है उसको मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है कि एडवोकेट से लेकर के चलेंगे, और बार बेंच और एडवोकेट अधिनियम, और उसके बाद में रिट्स, और सारा पूरा मतलब कि जो सब्जेक्ट है एक में ही हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले के एडवोकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि एडवोकेट के नाम से ही बहुत ज़्यादा जो वकील हैं उनको बोला जाता है। तो उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, एडवोकेट को हिंदी में अधिवक्ता कहा जाता है। अधिवक्ता शब्द का अर्थ होता है विशेषज्ञ वकील या प्रशासनिक वकील। अब एडवोकेट वह व्यक्ति है जो विशेषज्ञता और व्यापक ज्ञान के साथ कानूनी मुद्दों, मतलब कि लीगल इश्यूज में मदद और कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस प्रदान करता है। मतलब कि जो वकील है उसको हम अधिवक्ता भी कहते हैं, वकील भी कहते हैं, एडवोकेट भी कहते हैं, लॉयर भी कहते हैं, बैरिस्टर भी कहते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण ये है कि वो करता क्या है। भैया वो क्या करता है, पहली बात तो वो एक विशेषज्ञ वकील, प्रशासनिक वकील होते हैं, और लीगल जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनको सुलझाने के लिए हमारी मदद करते हैं। वे विशेष विषयों और कानूनी क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं, मतलब कि कानून की जानकारी रखते हैं, जैसे कि वित्तीय, फाइनेंस, टैक्स, कर, कंपनी, कानूनी सलाह और आदि। एडवोकेट विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में भी कानूनी मामलों में राय देते हैं और न्यायिक निर्णयों, जुडिशियल डिसीजंस के प्रति संलग्न होते हैं। मतलब कि जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के पीछे कहीं ना कहीं जो वकीलों का ही हाथ होता है। अब उनका मुख्य कार्य अपने क्लाइंट के पक्ष की रक्षा करना होता है और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया, क्लाइंट। तो क्लाइंट किसे बोलते हैं? देखिए, जब कोई वकील कार्य करता है तो वो किसी उद्देश्य से और किसी के बिहाफ में करता है। अब जिसके बिहाफ में वकील कार्य करता है, जिस भी व्यक्ति को सलाह देता है, उसके लिए अदालत में लड़ता है, तो वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं उसका क्लाइंट। चलिए, अब एडवोकेट की बात समझ में आ गई। आगे आकर लॉयर को हिंदी में क्या कहते हैं? लॉयर भी आपने सुना होगा। तो लॉयर जो शब्द है उसका अर्थ होता है व्यवसायिक कानूनी सलाहकार और प्रतिनिधि। यह व्यक्ति एक व्यावसायिक रूप में कानूनी सलाह देता है और अपने क्लाइंट की प्रतिनिधि करता है। मतलब कि जब अपने क्लाइंट के लिए कोई जो कानूनी विषय से संबंधित जो भी जानकारी है, ठीक है, और उसका प्रतिनिधि एज ए एजेंट वर्क करता है, तो उसको बोलते हैं लॉयर। एक लॉयर कानून के बारे में जानकारी रखता है और विभिन्न कानूनी मुद्दों के साथ संपर्क करने की प्रशिक्षण प्राप्त करता है। मतलब कि जितने भी तरह तरह के जो मुद्दे होते हैं, जो केस होते हैं, उनके बारे में वो क्या करता है, जानकारी रखता है और उनके बारे में एजुकेशन रखता है। वे मुकदमे की तैयारी, कानूनी दस्तावेजों, मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं का मसौदा, ड्राफ्टिंग तैयार करना, और उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए न्यायालय, मतलब कोर्ट में उपस्थित होते हैं। वे क्लाइंट को न्यायपालिका की प्रक्रिया में मार्गदर्शक करते हैं और उनके मुद्दों का संलग्न संस्थानों, सरकारी विभागों या न्यायिक प्रणाली के साथ संबोधित उनको करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वकील और अधिवक्ता में अंतर क्या है?
देखिए वकील और अधिवक्ता में अंतर। देखिए लॉयर और एडवोकेट दोनों ही कानूनी पेशेवरों में को संक्षेप में कहा जाता है, मतलब कि जो दोनों ही एज ए वकील वर्क करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है वो हम जानेंगे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। यह अंतर उनकी स्पेशलाइजेशन और पेशेवर में दिखता है, मतलब कि कोई व्यक्ति है वो किस चीज में वो स्पेशलाइज्ड है, कौन सा जो वकील है वो किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, किसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा जानेगा, कौन सा पेशे में कौन सा वो सब्जेक्ट चुनता है, ठीक, कौन सा काम करता है। यहाँ पर उनका जो सबसे बड़ी जो भिन्नता है वो पाई जाती है। कैसे? देखिए वकील, लॉयर, वकील एक एकल कचहरी में काम करने वाला कानूनी पेशेवर लीगल प्रोफेशनल होता है। वे मुख्य रूप धारण करने, मुकदमे की तैयारी करने, कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई करने और अपने क्लाइंट के प्रतिनिधित्व के रूप के लिए जाना जाता है। अब लॉयर को व्यावसायिक रूप से लीगल एडवाइस देने की अनुमति होती है और वे अपने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कानूनी कार्रवाई उठाते हैं या फिर करते हैं। अब अधिवक्ता, अधिवक्ता एक प्रशासनिक कानूनी पेशेवर होता है जो सरकारी संस्थानों और अन्य न्यायिक अभियंताओं के साथ संबोधित होता है। वे अपने क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोर्ट में जाते हैं और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। अब एडवोकेट सरकारी संस्थानों और न्यायिक प्रणाली के साथ में जुड़े होते हैं। तो एडवोकेट मतलब कि जो प्रोफेशनली किसी इंस्टीट्यूट को, किसी संगठन को, किसी सरकारी निकाय को से संबंधित जो कार्य करते हैं उनको एडवोकेट कहते हैं। और एकल कचहरी मतलब कचहरी में खुद का अपना वो चैम्बर इस्टेब्लिश करके और क्लाइंट के पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का सॉल्व करते हैं और उनके साथ में खड़े होते हैं, उनको बोला जाता है वकील, मतलब कि लॉयर। आगे बढ़ते हैं, लॉयर और एडवोकेट की भूमिकाएं। देखिए एक वकील, लॉयर एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है जिसने लॉ का अध्ययन किया है। मतलब कि लॉयर कौन है? मेनली वो है कि जिसने लॉ पढ़ा है और कानून की डिग्री प्राप्त की है। लॉयर विभिन्न क्षमताओं में काम कर सकते हैं, जैसे कानून के सलाहकार के रूप में, कानूनी विश्लेषक के रूप में, कानूनी अधिकारी और कानूनी प्रबंधक के रूप में। वे कानून के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो सकते हैं, जिनमें नागरिक कानून, सिविल लॉ, आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट कानून, कॉर्पोरेट लॉ, बौद्धिक संपदा कानून और बहुत कुछ इसमें शामिल है। लॉयर कानूनी सलाह प्रदान करते हैं और कानूनी दस्तावेजों का मसौदा ड्राफ्टिंग करते हैं और कानूनी कार्रवाई में अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वहीं एक एडवोकेट एक ऐसा वकील है जिसने अधिवक्ता के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ नामांकन किया है, मतलब कि जिसके पास में बार काउंसिल का एनरोलमेंट किया हुआ है। अब एनरोलमेंट क्या है यह हम पढ़ेंगे वीडियो के आगे, अभी पहले के भी इतना ही समझते हैं कि जिसके पास में बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है उसको एडवोकेट कहेंगे और भारत की अदालत और कोर्ट में कानून का अभ्यास करने का अधिकार रखता है। मतलब कि जितनी भी भारत की कोर्ट हैं उनमें जाकर के वो प्रैक्टिस करने का अधिकार रखता है। अब अधिवक्ताओं को अदालती कार्रवाई में क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करने का विशेष अधिकार है। उन्हें मामलों पर बहस करने, गवाहों की जरह करने, सबूत पेश करने और मुकदमेबाजी से संबंधित सभी गतिविधियों को करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। इट मीन्स के लॉयर जो होता है उसको इस चीज़ का, ये जो यहाँ पर दे रहा है उन मामलों में बहस करना, जरह करना, पेश करना, मुकदमेबाजी संबंधित, इनका जो लॉयर्स होते हैं उनके पास में इनका लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन एडवोकेट्स के पास में लाइसेंस होता है। ये जो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है वही उनके लिए लाइसेंस माना जाता है। अब आगे का जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है योग्यता और नामांकन। देखिए वकील मतलब कि लॉयर, भारत में लॉयर बनने के लिए किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक LLB की डिग्री पूरी करनी होगी। LLB डिग्री प्राप्त करने के बाद इच्छुक लॉयर या तो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं जैसे मास्टर ऑफ लॉ मतलब कि LLM, या सीधे अपने संबंधित राज्य बार काउंसिल के साथ नामांकन कर सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया में एक परीक्षा उत्तीर्ण करना शामिल है जो उम्मीदवार के कानूनी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का ज्ञान का परीक्षण करता है। अधिवक्ता एक एडवोकेट बनने के लिए एक वकील, लॉयर के अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। उन्हें संबंधित राज्य बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में नामांकन करना चाहिए और अभ्यास प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए। एडवोकेट को अधिवक्ता अधिनियम 1961 का पालन करना चाहिए जो उनके पेशेवर आचरण, प्रोफेशनल कंडक्ट और नैतिक एथिक्स को नियंत्रित करता है।
एडवोकेट को अदालत में उपस्थित होने के दौरान एक विशिष्ट काला वस्त्र मतलब ब्लैक कोट पहनने का भी अधिकार है, जो कोर्ट के अधिकारियों के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता है। आगे है अधिकार और विशेषाधिकार। देखिए, वकील लीगल एडवाइस प्रदान करते हैं, मतलब कि जो लॉयर होते हैं वो लीगल एडवाइस प्रदान करते हैं, कानूनी दस्तावेजों का मसौदा मतलब ड्राफ्टिंग करते हैं, और विभिन्न गैर मुकदमेबाजी मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जब अदालत के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो अभ्यास का दायरा सीमित होता है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो लॉयर होते हैं उनके पास में दोस्तों प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और जो उनका बार है, ठीक है, उसमें अगर उन्होंने उसके एग्जाम को पास किया है तभी वो जा करके मतलब कि अगर उनके पास में प्रैक्टिस है और बार का जो उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया तो वो अधिवक्ता की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर बार का एग्जाम ना करे, प्रैक्टिस ना हो, तो वो केवल लॉयर ही बन के रह जाते हैं। अब अधिवक्ताओं के पास सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों सहित भारत की सभी अदालतों के समक्ष पेश होने और वकालत एडवोकेसी करने का अधिकार होता है, राइट होता है। वे तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, गवाहों की जांच कर सकते हैं, याचिका दायर पिटीशन फाइल कर सकते हैं और परीक्षण के दौरान सभी आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये केवल एक एडवोकेट ही कर सकता है, एक लॉयर नहीं कर सकता। अगर लॉयर को ये सब सारे काम करने हैं तो उसे क्या करना है, एडवोकेट बनना होगा, मतलब कि अधिवक्ता। अब क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में बोला था कि बैरिस्टर भी वकील की ही श्रेणी में आते हैं, तो बैरिस्टर किसे कहते हैं? देखिए, बैरिस्टर एक विशेष प्रकार का वकील होता है जो उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट्स में मामले की प्रति प्रार्थना और प्रतिरक्षा के लिए प्रतिष्ठित होता है। यह एक विशेषता है जो केवल कुछ देशों में मान्य होती है। बैरिस्टर को वकालती प्रशिक्षण, एडवोकेसी ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय या बार काउंसिल के सदस्य परीक्षा के लिए पास होना बहुत आवश्यक होता है। अब भारत में वकील कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, भारत में कई प्रकार के वकील होते हैं, ठीक है। अभी आपको मेन तो 3 पता चल गया, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे निचली श्रेणी में जो है वो है लॉयर, जो कानून की पढ़ाई करता है और लोगों को सजेशन देता है, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व बनता है। उसके बाद में आता है एडवोकेट। एडवोकेट जो है वो लोगों को सलाह भी देता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और कोर्ट में जाकर के केस भी लड़ता है और उसके पास में सारे राइट्स आ जाते हैं। उसके बाद में जो बैरिस्टर होता है वो एक स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है, उसके पास में उससे भी ज़्यादा आहर्ता मतलब कि एलिजिबिलिटी होती है, जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनसे जाकर के अपनी क्या करता है, मतलब ट्रेनिंग लेता है। अब है सिविल वकील। वकील कितने प्रकार के होते हैं? वकील कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है सिविल वकील। देखिए, ये संपत्ति विवाद, अनुबंध उल्लंघन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, और ये संपत्ति प्रॉपर्टी, पारिवारिक, फैमिली कानून, फैमिली लॉ, उपभोक्ता मुद्दों जैसे नागरिक मामलों से संबंधित मामलों को संभालते हैं। इनको बोलते हैं सिविल का वकील। आ गया क्रिमिनल वकील मतलब कि आपराधिक वकील। ये आपराधिक वकील के विशेषज्ञ होते हैं, मतलब कि आपराधिक कानून के विशेषज्ञ होते हैं और उन ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर अपराध, क्राइम करने का आरोप है। वे चोरी, मारपीट, हत्या, धोखाधड़ी आदि से संबंधित मामलों को संभालते हैं। आ गया कॉर्पोरेट वकील। देखिए, कॉर्पोरेट वकील जो है वो व्यवसाय, निगमों और कंपनियों के लिए कानून मामलों मतलब कि लीगल मैटर्स की सलाह देते हैं और उन्हें संभालते हैं। वे अनुबंधों का मसौदा मतलब कि ड्राफ्टिंग करते हैं, सौदों पर बातचीत करने और कॉर्पोरेट कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। आ गया कर वकील मतलब कि टैक्स लॉयर, ठीक है। अब ये कर कानूनों के विशेषज्ञ होते हैं और क्लाइंट को कर योजना मतलब टैक्स प्लानिंग, कर विवाद और कर अन्य संबंधी मुकदमे में मदद करते हैं। ये वे आयकर, माल और सेवा कर, जीएसटी और अन्य कर मामलों का मार्गदर्शन करते हैं। बौद्धिक संपदा आईपी वकील। देखिए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानूनी मामलों से निपटते हैं। वे क्लाइंट्स को उनकी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखने व लागू करने में सहायता करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। इसका मतलब ये है जैसे कि एक मतलब कि टी सीरीज है, ठीक है, जो बहुत बड़ी फिल्म प्रोडक्शन है। अगर वो किसी फिल्म को लॉन्च करती है,
टी सीरीज, और उसी की तरह की फिल्म बना करके पहले टी सीरीज ने लॉन्च की और उसी की तरह फिल्म बना करके किसी और प्रोडक्शन ने लॉन्च कर दी, तो जो टी सीरीज है वो उस पर केस कर देगी कि तुमने हमारी कॉपीराइट ले ली, हमारे अधिकार जो हमने मूवी बनाई थी उसी का तुमने कॉपी कर दिया। इस तरह के मामलों को कौन करते हैं? जो आईपी वकील होते हैं, मतलब कि बौद्धिक संपदा जो एडवोकेट होते हैं वो इस तरह के मामलों को देखते हैं। आगे श्रम और रोजगार वकील, मतलब कि लेबर कोर्ट वाले वकील, ये रोजगार संबंधी कानून मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे श्रम विवाद, गलत तरीके से समाप्ति, कार्यस्थल उत्पीड़न, वर्क प्लेस हरासमेंट और रोजगार अनुबंध वार्ता। आगे है संवैधानिक वकील, ये संवैधानिक कानून कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विशेषज्ञ होते हैं और मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक व्याख्या और संवैधानिक चुनौतियों कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस से संबंधित मामलों को संभालते हैं। आगे पारिवारिक वकील, फैमिली लॉयर, देखिए इनके द्वारा तलाक, डाइवोर्स, बच्चे को हिरासत, गोद लेने या देने, एडॉप्शन, विरासत और वैवाहिक विवादों मैरिटल डिस्प्यूट्स सहित पारिवारिक फैमिली लॉ से संबंधित मामलों को संभालते हैं। उसके बाद में है एनवायरमेंट लॉयर, मतलब पर्यावरण वकील, देखिए पर्यावरण कानून के विशेषज्ञ हैं और पर्यावरण नियमों, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित मामलों को ये संभालते हैं। नेक्स्ट है रियल एस्टेट वकील, देखिए रियल एस्टेट वकील जो होता है, जो संपत्ति रियल एस्टेट से संबंधित कानूनी मामलों से निपटते हैं, जैसे संपत्ति का लेन देन, भूमि विवाद, जॉइनिंग नियम और निर्माण अनुबंध आदि को ये देखते हैं। तो आपको पता चल गया है कि हमारे जो वकील्स हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से अपने प्रोफेशन के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चलिए आगे का पॉइंट है दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल क्या होता है। देखिए सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल मतलब कि महान्यायवादी किसे बोलते हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल देश में सर्वोच्च पद, हाईएस्ट रैंक का कानूनी अधिकारी, लीगल ऑफिसर होता है और सरकार गवर्नमेंट के मुख्य कानून अधिकारियों के रूप में ये कार्य करता है। मतलब कि जो कानून का जो सबसे बड़ा जो रैंक है इस श्रेणी में वो किसके पास है? वो है अटॉर्नी जनरल के पास में, ठीक है। वो गवर्नमेंट का मतलब सरकारी एक मुख्य व्यक्ति होता है, अधिकारी के रूप में कानून के ऊपर वो कार्य करता है। अब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल संवैधानिक और कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मामलों पर सरकार को लीगल एडवाइस प्रदान करता है और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक व्यक्ति को जो लॉयर्स की आवश्यकता होती है तो वो जाकर के कोर्ट में लॉयर कर लेते हैं, इसी तरह से जो सरकार है वो भी एक निकाय है और उसके भी संबंधित मामलों में किसी से प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई वो मुद्दा उठ सकता है तो उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए, सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार का खुद का एक अपना एडवोकेट, वकील, बैरिस्टर, सबसे ऊपर की श्रेणी जो बनती है अटॉर्नी जनरल की वो होती है और क्या करता है? वो सरकार के लिए मुकदमे लड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महान्यायवादी की भूमिका अधिक प्रमुख और रणनीतिक स्ट्रेटेजिक होती है और वे अक्सर जटिल और महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों, लीगल इश्यूज को संभालते हैं। आगे सॉलिसिटर जनरल, प्रधान सॉलिसिटर जनरल, अभी तो बात की थी हमने अटॉर्नी की, अटॉर्नी ऑफ जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं? ये होता है प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब कि जिस तरह से अभी तक प्रधान यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर था उसको बोलेंगे हम अटॉर्नी जनरल, अब यहाँ पर है प्रधान पब्लिक का प्रोसिक्यूटर जो होता है उसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। देखिए सॉलिसिटर जनरल देश में दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है जो लीगल ऑफिसर है और अटॉर्नी जनरल को उनके कर्तव्यों में सहायता करता है। मतलब जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी सहायता करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनसे नीचे वाला या फिर उनका सहायक हम कह सकते हैं। अब सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है। तो सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों में सरकार, गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उनकी भूमिका आमतौर पर अधिक विशिष्ट होती है और उन्हें सौंपे गए विशिष्ट मामलों पर केंद्रित होती है। मतलब जो मामला उनको सौंपा जाता है वो उसी पर कार्य करते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं,
करने में अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और अक्सर राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपोर्टेंस या महत्व के मामलों गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि दोनों ही ये जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो बड़ा होता है और उससे नीचे पद में होता है सॉलिसिटर। चलिए, अब कानूनी दस्तावेजों मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स का मसौदा तैयार करने और कानूनी शोध करने में भी सॉलिसिटर जनरल ही शामिल होता है। चलिए, अब से दो बड़े क्वेश्चंस और इनमें जो जितने भी हेडिंग्स हैं उनसे हमने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं हमारे इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनने वाला है, और इस टॉपिक से जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, कम से कम दोस्तों 50 नंबर का 50 में से तकरीबन 20 नंबर ये अकेला ही रखने वाला है। मतलब कि बार और बेंच जो है वो 20 नंबर का अकेला होगा 50 नंबर में से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं बार और बेंच के बीच के संबंध को। सबसे पहले हम बार और बेंच के संबंध देखेंगे, कि उससे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, न्याय प्रशासन के लिए न्यायिक प्रणाली न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं से बनी है। मतलब कि जो न्याय प्रशासन के लिए जो न्याय प्रणाली है वो न्यायाधीशों मतलब कि जज और वकीलों से मिलकर के बनी है, जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के माध्यम से न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की सहायता करते हैं। मतलब कि न्यायपालिका के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, एक है जज और एक है वकील, जो दोनों की सहायता से ही न्याय प्रणाली है वो न्याय को कायम रखती है। अब बार और बेंच एक ही प्रणाली के दो तत्व हैं। मतलब कि जो बार और बेंच है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इनके बिना अदालतों में न्याय कुशलता से नहीं दिया जा सकता। मतलब कि अगर बार बेंच ना हो, जैसे भी हमने बताया कि न्यायपालिका के दो स्तंभ हैं, वकील और जज, अगर इनके बीच में अगर बार और बेंच का संबंध ना हो तो न्याय व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है, बिगड़ जाएगी। ठीक है, संभव नहीं है। तो बार क्या है? देखिए, किसी विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने और नियमों के कानून एक वकील की देखरेख में एक विशिष्ट मात्रा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अधिवक्ताओं को राज्य बार काउंसिल द्वारा पंजीकृत किया जाता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो वकील बनना चाहता है भैया, उसको पहले किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त करनी होगी, और उसके बाद बार काउंसिल, राज्य बार, स्टेट बार काउंसिल द्वारा एक पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाता है, नामांकन किया जाता है। तो अधिवक्ताओं का सामूहिक रूप से बार कहा जाता है। मतलब कि किया जाता है ना, तो जो बार है, बार इसको क्या कहते हैं? मतलब ग्रुप्स ऑफ एडवोकेट्स, मतलब कि वकीलों का एक संगठन, वकीलों का एक समूह को हम कहते हैं बार, और एक वकील को बार के प्रतिनिधित्व के रूप में नामांकित किया जाता है। मतलब कि जो अधिवक्ता होते हैं उन सबका एक ग्रुप होता है, उनमें से एक वकील को उठा करके उनका क्या बना दिया जाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रतिनिधि बना दिया जाता है, अध्यक्ष, सचिव, ये सब बना दिए जाते हैं। सबकी एक फॉर्मेट अच्छा होता है उनका। अधिकांश भाग के लिए बार शब्द का तात्पर्य वकीलों के एक संघ से, देखिए समूह से, संघ समूह मतलब संगठन से है, जिन्हें किसी भी राज्य की अदालतों या किसी विशिष्ट अदालतों में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त होता है। बार का मतलब समझ में आ गया? मतलब कि सीधा सीधा मेन पॉइंट इतना रखो कि बार मतलब क्या होता है? वकीलों का एक ग्रुप, संगठन। अब बेंच, देखिए शब्द बेंच का तात्पर्य एक साथ लिए गए सभी न्यायाधीशों से है। इट मीन्स कि यहां पर ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यायाधीशों मतलब जजों का जो ग्रुप होता है उसको बेंच बोलते हैं, और वकीलों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बार। तो बार और बेंच, अभी बताया था ना कि न्यायालय मतलब कि न्यायपालिका के दो स्तंभ हैं, बार और बेंच। अब देखिए यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं कि न्यायपालिका इसके दो स्तंभ हैं, बार, ठीक है, और बेंच, बार और बेंच। अब जो बार है इसमें आएंगे वकील, और जो बेंच है इसमें आएंगे जज। ठीक है, ये वकीलों का जो ग्रुप है उसको बार बोलेंगे, और जज का जो ग्रुप है उसको बेंच बोलेंगे। इस तरह से जो न्यायपालिका है उसका कार्य जो मतलब न्यायपालिका जो टिकी हुई है वो दो ही स्तंभों पे टिकी हुई है, बार और बेंच पे, मतलब कि वकील और जज पर। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशों से है जो कि बार शब्द के विपरीत है। मतलब कि बार के अपोजिट कौन होती है? बेंच, और बेंच के अपोजिट बार। मतलब वकीलों के अपोजिट कौन होता है? जज, और जजों के अपोजिट कौन होता है? वकील। जो कानूनी पेशे के सभी सदस्यों से को संदर्भित करता है। बेंच शब्द का तात्पर्य न्यायालयों के उस प्रमुख घटक से भी है जो न्यायाधीशों के बैठने के दौरान अपनी
आधिकारिक क्षमता में समझा जाता है। बार शब्द का प्रयोग मूल रूप से अदालत के उस हिस्से को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है जो वकीलों से निपटता था। हालांकि इस शब्द का उपयोग अब अदालत के उस हिस्से को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो न्यायिक अधिकारियों से संबंधित है, जिसे बेंच के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर जो जज हैं उनमें से अगर कोई जज गड़बड़ करता है, कोई गलती करता है, कुछ भी होता है, तो उसकी शिकायत कहाँ की जाती है? बेंच को। ठीक है, बेंच को की जाती है। और वकीलों में अगर कोई वकील गड़बड़ करता है तो उसकी शिकायत की जाती है बार पे। तो कहने का मतलब यह है कि जो वकील होते हैं उनके ऊपर भी एक संस्था, एक ग्रुप, एक संगठन या फिर एक पद होता है, उनके एक समिति होते हैं जिसको कहते हैं बार। मतलब कि कोई भी वकील अगर कुछ गड़बड़ करता है तो सबसे पहले उसकी शिकायत किसको की जाती है? बार को की जाती है। अगर कोई उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है तो पुलिस भी किसी वकील को गिरफ्तार करने से पहले बार को सूचित करेगी कि आपका ये रजिस्ट्रेशन वाला ये नंबर का वकील है, उसने ऐसे ऐसे किया है, हम उसको गिरफ्तार कर ले या नहीं। भैया उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये नियम है कि बार के अंतर्गत बार की बिना मर्जी से भैया किसी भी वकील को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से बेंच है, अगर कोई भी जज है, किसी के खिलाफ कोई गलती निकलती कोई केस होता है कुछ भी, तो सबसे पहले बेंच सामने आता है और बेंच ही डिसाइड करता है कि क्या करना है। ठीक है, चलिए। अब बार और बेंच को एक रथ के दो पहिए माना जाता है जो कानून को संचालित करने में भूमिका निभाते हैं। तो दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं को एक दूसरे के अधीनस्थ और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कानून में बार बेंच संबंध शब्द का संबंध अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध से है। कहने का मतलब है एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक बार है, एक बेंच है, मतलब वकील और जज हैं जो न्यायपालिका को आगे बढ़ाते हैं, न्याय व्यवस्था को कायम रखते हैं। अब इनका जो संबंध है, ठीक है, वो दुश्मनी वाला नहीं है। बार और बेंच का एक मैत्रीपूर्ण संबंध है। बार अधिवक्ता और बेंच न्यायाधीश दोनों न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेंच और बार के बीच सौहार्दपूर्ण मतलब कि मैत्रीपूर्ण अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए बेंच और बार दोनों पक्षों द्वारा सम्मान और समझ की आवश्यकता होती है। सीधा सीधा मतलब यह है कि वकील बिना जज के कुछ नहीं है और जज बिना वकील के कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, एक दूसरे के साथ में मिलकर के ही उन्हें रहना है। ठीक है, चलिए आगे है कि न्याय प्रशासन में बार बेंच की भूमिका। देखिए, कानून का अभ्यास और न्याय प्रशासन एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। राज्य में कोई अन्य कार्यालय नहीं है जिसके पास न्यायाधीश के समान स्तर का अधिकार हो। मतलब कि पूरे राज्य में कोई भी इस तरह से कोई भी पोस्ट नहीं है जिसके पास जो जज से ज़्यादा अधिकार हो, क्योंकि जज के पास ही सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं। अब न्यायाधीशों के पास अपार शक्तियां होती हैं, मतलब जजों के पास बहुत पावर होती है, जो सरकार या सेना के किसी भी अन्य अधिकारी से कहीं अधिक होती है। आम लोगों का जीवन और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत घरेलू खुशी, संपत्ति और सार्वजनिक छवि न्यायाधीशों के ज्ञान के अधीन है और नागरिकों को उनके निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। मतलब कि अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी होती है, तो न्यायाधीश जो हैं, ठीक है, न्याय से ही वो गुहार लगाते हैं। यदि न्यायिक शक्ति भ्रष्ट हो जाती है तो जीवन का कोई आश्वासन नहीं रह जाता, स्वतंत्रता छीन ली जाती है और व्यक्तिगत या घरेलू खुशी की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। एक मजबूत न्यायपालिका जो सक्रिय, निष्पक्ष और सक्षम हो, मतलब कि निष्पक्ष हो, सक्षम हो, एक राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नागरिक और व्यवस्थित समाज के रखरखाव में न्यायाधीशों के महत्व के कारण न्यायाधीशों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी राज्य का, किसी भी समाज का कोई भी पहलू और कहीं पर कोई भी गड़बड़ चल रही है तो उसका सीधा का सीधा होता है कि वहाँ की न्यायपालिका जो है वो सही कार्य नहीं कर रही, या तो वो भ्रष्ट हो चुकी है या फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है। और जिस राज्य सुकून से, आराम से, मजे से तरक्की कर रहा है, जी रहा है, वहाँ कह सकते हैं भैया वहाँ की न्यायपालिका बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो ये तो इनकी जिम्मेदारियां, कर्तव्य थे, भूमिका थी। आगे की जो हेडिंग है वो है बार बेंच के संबंध। देखिए, जब लोकतांत्रिक संस्थानों की बात आती है, लोकतांत्रिक संस्थानों का मतलब होता है कि जहाँ जन जो प्रतिनिधि होते हैं, मतलब कि जो लोगों के, जैसे कि लोकतांत्रिक संस्था मतलब जैसे गांव, शहर, विलेजेस, ठीक है, कोई कम्युनिटी हो, कोई वर्ग हो, इस तरह से। तो जब लोकतांत्रिक संस्थानों की बात आती है तो स्वतंत्र न्यायपालिका स्थिरता का एक स्तंभ है और बार उस
स्थिरता की आधारशिला है। पीठ न्यायाधीशों के स्वरूप, चरित्र और व्यवहार को दर्शाती है, क्योंकि पीठ को न्यायिक अधिकारियों के लिए मां और उज्ज्वल दर्पण माना जाता है। इस पीठ का मतलब है बेंच, ध्यान रखना, ठीक है, बेंच। चलिए, जो लोग कानून का अभ्यास करते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस करते हैं, वे न्याय वितरण प्रणाली का उतना ही हिस्सा हैं जितना स्वयं न्यायाधीश, और वह बार और बेंच के बीच निकटतम संभवतः सामंजस्य जो हमारे संविधान में सन्निहित लक्ष्यों को पूरा करने में सर्वोत्तम परिणाम देगा। जैसा कि कहा जाता है कि बार और बेंच एक ही सिक्के के दो विरोधी पहलू हैं। जब तक बार और बेंच के बीच एकता नहीं होगी तब तक न्याय प्रशासन सफल नहीं हो सकता, अन्यथा संस्थानों की भव्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि सारी जो संबंध है ना, अगर न्याय का जो संबंध है वो वकील और जज से है, अगर दोनों अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करेंगे, अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो सब कुछ सही होगा। लेकिन दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस तरह अगर किसी वकील ने कुछ गड़बड़ी की तो उसका जो है फर्क जो है दोनों पर पड़ता है। मतलब कि सपोज करो कोई केस चल रहा है और वहां पर एक वकील ने झूठे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए और उनको सिद्ध कर दिया, तो जज जो है भैया वो झूठा जो मुकदमा है उसको सच साबित कर करके जो झूठा पक्ष आया है, जिसने सिद्ध कर दिया है, वो उसी के ऊपर क्या कर देगा, निर्णय दे देगा। तो क्या हो जाएगा, निर्णय गलत हो जाएगा, समाज ध्वस्त होने लग जाएगा। इसलिए जरूरी है कि वकील और जज दोनों के दोनों अपने अच्छे कर्तव्य को निभाएं। अब एक वकील द्वारा अदालत को बदनाम करना वास्तव में न्याय की नींव को नष्ट करना है, और एक वकील द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार पूरे न्याय प्रशासन को बदनाम करता है। अदालत के प्रति एक वकील का व्यवहार हमेशा एक सम्मान श्रद्धा का होता है। चाहे जिस अदालत में मामले की सुनवाई हो रही हो, उसकी स्थिति कुछ भी हो, वकील का न्यायाधीश के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसके आचरण में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एक पेशेवर संगठन के रूप में न्यायपालिका का सम्मान बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। साथ ही वह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह न केवल बार के सदस्यों के प्रति विनम्र रहे, बल्कि पेशे की उच्चता परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करे। कहने का मतलब यह है कि अगर 101 वकील है और वो केस लड़ रहा है और उसके पक्ष में अगर जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया तो वो जज साहब को टारगेट नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ उसके मन में कोई भी द्वेष कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा क्या कहते हैं, एक व्यक्तित्व होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए किसी भी अधिवक्ता की। वो ये ना कहे कि ये जज तो बहुत बेकार है और ये इस तरह से कर देता है और मेरा तो पक्ष सही था, हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी जज ने हमें फंसा दिया, ये कर दिया। इस तरह से वकील की जिम्मेदारी बनती है, वो ये बनती है कि हमेशा श्रद्धा भाव से और आदरपूर्ण जो न्यायपालिका का जो स्तंभ है पहला बेंच, उसका सम्मान करें। अब किसी वकील या न्यायाधीश पर उसके अभद्र व्यवहार और दुर्व्यवहार के लिए अदालत की अवमानना का आरोप लगाया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई वकील, ठीक है, कोई ऐसी गलती करता है तो उसके ऊपर अदालत की अवमानना, मतलब कि इंसल्ट ऑफ कोर्ट का इल्जाम लगाया जाता है। न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। हालांकि इस अवमानना के ऊपर पूरा एक टॉपिक है बड़ा, उसको हम नीचे पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में इतना ही समझ लेते हैं। तो मतलब न्याय अवमानना जो है दो प्रकार की होती है, सिविल और आपराधिक। अब निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें कि व्यक्तिगत न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, उसे स्थानांतरण या कार्यालय से हटाने के साथ परेशान करना, न्यायाधीश को लापरवाही से संबोधित करना, प्रश्न पूछने के उसके अधिकार पर सवाल उठाना या किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाना, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाता है। वह अपने अभद्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार है और उस पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है। और अदालत की अवमानना का मुकदमा किसी वकील पे चला है तो समझो उसका कैरियर खत्म। तो मतलब कहने का मतलब कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं जिनको मानना पड़ता है हर एक लॉयर को, और लॉयर के साथ साथ में भैया अधिवक्ता, उनको जजों को भी माननी होती है, उनके पास में भी कुछ नियम और कानून होते हैं, सीमाएं होती हैं। चलिए, बार और बेंच के रिश्ते के बारे में राय पीडी के मामले में दी गई है। गुप्ता बनाम राममूर्ति और अन्य 1997, जिसमें प्राथमिक ध्यान इस बात पर दिया गया था कि बार और बेंच के बीच संबंध न्याय प्रशासन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो उसके लिए हमने एक तथ्य लिया, मतलब कि एक एग्जाम्पल लिया, यहां से हम समझते हैं। श्री किशन दास का निधन हो गया, मतलब कि एक केस था, श्री किशन दास का निधन हो गया, वो अपने पीछे बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति छोड़ गए।
कई लोगों ने मृतक की संपत्ति पर दावे किए, जिनमें एक विद्यावती जिसने मृतक की बहन होने का दावा किया, मतलब किशनदास की बहन होने का दावा किया और उसने कहा कि उसकी बहन हूं मैं और मैं उसकी जितनी भी संपत्ति उसके सबकी अधिकारी हूं। अब एक राममूर्ति और दो अन्य लोग जिन्होंने इस अन्य चीजों के अलावा मृतक के उत्तराधिकारी होने का दावा किया, मतलब कि उसके दावा करने के लिए उसकी बहन आ गई विद्यावती और राममूर्ति और दो अन्य लोग और आ गए। बाद में विद्यावती के वकील ने उपरोक्त संपत्तियों को खरीद लिया। अब देखो, विद्यावती जो आई थी उसने जो संपत्ति सबको खरीद लिया। यह एक अच्छी तरह से जानते हुए, उसने बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वे विवाद में थी, मतलब कि वो जो संपत्ति है वो विवाद में थी, क्योंकि उसकी बहन आ रही थी कभी उस पर कब्जा करने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए, कभी दो लोग और आ रहे थे, राममूर्ति और दो जो उसके चाचा ताऊ के लड़के थे, ये थे। ठीक है, तो अब वकील ने यहाँ पे क्या किया, वकील ने उस जमीन को खरीद लिया। अब उसको वकील को पता था कि इसमें जो विवाद चल रहा है, ठीक है, तो तब भी उसने खरीद लिया। अब अगले महीनों में वकीलों ने संपत्ति को तीसरे पक्ष को बेचकर लाभ कमाया, मतलब वकील ने पहले अब खुद को खरीदा और फिर उसको किसी और को बेच करके लाभ कमा लिया। अब वकील के खिलाफ दिल्ली बार काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वकील को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वकील ने यह धोखा किया था, ये गलत था, अपने आचरण का गलत इस्तेमाल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बेंच संबंध को मजबूत करने में बार की भूमिका क्या होती है। देखिए, अधिवक्ता अदालत के अधिकारी हैं, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन इतना ही आएगा तुम्हें, अगर 10 नंबर में और 4 नंबर में क्वेश्चन आया ना, इतना ही आएगा कि अधिवक्ता अदालत के अधिकारी होते हैं, परिभाषित कीजिए या इस धारणा को साबित कीजिए, कुछ भी ऐसे करके आ सकता है। तो अधिवक्ता अदालत के अधिकारी होते हैं और उन्हें अदालत की ओर से न्याय प्रशासन में अदालत की सहायता करने की आवश्यकताएं होती है। वकील मामले में नतीजे तक पहुंचने में अदालत की सहायता के लिए मामले से संबंधित संसाधन इकट्ठा करते हैं, मतलब कि सबूत इकट्ठा करते हैं। एक वकील न्यायपालिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि न्याय ठीक से किया जाए। न्यायाधीशों की तरह अधिवक्ता भी न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक वकील को बार और बेंच के बीच संबंधों को संरक्षित और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। क्या क्या कदम उठाने होंगे? नंबर 1, उन्हें न्यायाधीशों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और किसी भी तरह से न्यायाधीशों या न्यायपालिका का अपमान करने से बचना चाहिए। दूसरा, उन्हें मुकदमे के दौरान संबंधित कानून को सटीक और समझने योग्य तरीके से बताकर मामले की अदालती सुनवाई में न्यायाधीशों की सहायता करनी चाहिए। उन्हें कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे न्यायाधीश अप्रसन्न हो, मतलब कि न्यायाधीश जज महोदय ही नाराज हो जाए। अब यदि न्यायाधीश को अपने निर्णय में गलती करते हैं तो उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। उन्हें अपील दायर करने, आदेश में त्रुटि को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायाधीशों पर दबाव या नियंत्रण नहीं डालना चाहिए। एक वकील को अवैध या अनुचित साधनों के उपयोग के माध्यम से अदालत के फैसले में हेरफेर करने की कोशिश करने से बचना चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, यदि न्यायाधीश का आचरण, ध्यान रखना, जज का आचरण अधिवक्ताओं के लिए कष्टप्रद और अपमानजनक है तो उन्हें संबोधित न्यायाधीश के साथ हिंसक बातचीत में शामिल होने से बचना चाहिए। इस मुद्दे को न्यायाधीश के साथ उनके कक्ष में संबोधित किया जाना चाहिए और बार एसोसिएशन को औपचारिक अनुरोध करना चाहिए कि इस तरह का दुर्व्यवहार न दोहरा जाए। मतलब कि अगर उनसे इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो भैया वो उनके मतलब कि जज को से कोई गलती हो भी गई है तो न्यायाधीश से कोई गलती हो गई है तो वकील उसको सीधा डिनोट नहीं कर सकता कि सर ये आपकी गलती नहीं। भैया जब वो मामला वहाँ पर हो जाए उसके बाद में उनके अंदर कैबिन में जा करके, ठीक है, जज की कैबिन में जा करके या फिर अपने बार से बोलना चाहिए कि आज ऐसा ऐसा हुआ, इस मुद्दे को शांत किया जाए। एक वकील को यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मुवक्किल को अदालत के साथ अनुचित व्यवहार में शामिल होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करे। मतलब कि अगर उसका जो क्लाइंट है वो भी अगर कुछ गड़बड़ करता है और अदालत में आकर के वो चिल्लाता है या फिर कुछ ऐसी बदतमीजी भाषा करता है तो उसके वकील के उसके पास जिम्मेदारी होती है कि अपने क्लाइंट को संभाले। अब है बार बेंच संबंध को मजबूत करने में बेंच की भूमिका। अभी बार की भूमिका तो देख ली ना, अब बेंच की भूमिका देखते हैं। देखिए, न्यायाधीश एक सार्वजनिक अधिकारी होता है जो अदालत में मामलों की सुनवाई करता है और निर्णय लेता है जिससे कानूनी विवाद का समाधान हो सके। जाहिर सी बात है। अब न्यायाधीशों के पास अत्यधिक शक्ति होती है जो सरकार या सेना के किसी भी अन्य अधिकारी से कहीं अधिक होती है।
मतलब सबसे बड़ी जो पावर होती है देश में किसी भी राज्य में वो उसके न्यायाधीश की होती है। तो एक न्यायाधीश को बार और बेंच के बीच संबंधों को संरक्षित और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। जिस प्रकार वकील न्यायाधीशों का सम्मान करते हैं उसी प्रकार न्यायाधीशों को भी अधिवक्ताओं का सम्मान करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, मतलब कि जिस तरह से वकील अगर अपने जज की इज्जत कर रहे हैं तो भैया जज को भी अपने वकील की इज्जत करनी होगी। अब न्यायाधीशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मामले को खुले दिमाग से देखें और जैसा उचित हो पक्षपात या पक्षपात के बिना ऐसा करें। वे इस तरीके से कार्य करेंगे तो न्याय के हितों के लिए फायदेमंद हो। वे अधिवक्ताओं को अपना संपूर्णता से प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय भी देंगे। मतलब कि जो जज के ये अधिकार है कि भेदभाव ना करें, पक्ष निष्पक्ष ना करें। वो किसी अगर हो सकता है कोई जज का कोई जानकार है तो उसने कोई क्राइम कर दिया और वकील केस से लड़ रहा है तो अपने जज जानकार के पक्ष में उसको नहीं देना है कोई भी केस, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब न्यायाधीशों निष्पक्ष एवं निष्पक्ष तरीके से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है कि हम ऐसा आशा करते हैं कि न्यायाधीश हमेशा निष्पक्ष कार्य करेंगे। उन्हें किसी अभियोजक या विवाद के पक्ष में हित में कार्य करने की अनुमति नहीं है। अभियोजक का मतलब है किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आगे है कि न्याय प्रशासन के दौरान कानून के वास्तविक महत्व को निर्धारित करने या भ्रम या असंगति को दूर करने के लिए अदालतों का अक्सर कानून के नियमों, निर्देशों, विनियमों, कोड, उपनियमों, परिपत्रों, नोटिसों और अन्य दस्तावेजों को समझने के लिए कहा जाता है। विधान इन मामलों में स्थिति में शामिल पक्षों को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए उचित स्पष्टीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर किसी भी केस में कोई भी पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कोई नियम है, कोई कानून है जो अभी तक नया आया है या कोई पुराना है जिसके बारे में जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये बेंच का मतलब कि जज का ये कर्तव्य बनता है कि उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करें कि भैया इस कारण से हमने, जैसे कोई भी तथ्य चल रहा है कि इसका इस कारण से हमने इसको रिहा कर दिया है या फिर इसको जेल भेज दिया है, जो भी फैसला हुआ है उसको बहुत अच्छे से निर्णायक तरीके से समझाना चाहिए। आगे है पार्टियों को अपनी दलील पेश करने के लिए उचित समय देने के साथ लिए स्थगन दिया जाता है। मतलब कि एक समय दिया जाना चाहिए, जहां संभव हो मामलों को तब तक स्थगित नहीं किया जाएगा तब तक कि ऐसा करने के लिए उचित आधार न हो। मामलों का अत्यधिक स्थगन जिसके कारण पक्षों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अदालत प्रणाली में बढ़ते बैकलॉग का सबसे आम कारण है। कहने का मतलब यह है कि जो अब बात जो चलती है ना, जो सन्नी देओल का डायलॉग है दामिनी मूवी का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो साहब हमें मिली है तो सिर्फ तारीख। अब ये जो तारीख है ना, ये जो तारीख पॉइंट कहां से आया, यहां से आया है। एक न्यायाधीश को एक केस को प्रेजेंट करने के लिए अपने वकील को उचित समय देना चाहिए और स्थगन का समय दिया। स्थगन का मतलब चलो अभी पॉइंट नहीं आ रहा है, अगली तारीख दे देते हैं, फिर अगली तारीख दे देते हैं, तो ये एक पॉइंट है। लेकिन वहां पर यह भी कहा गया है कि जब तक कोई उचित कारण ना हो अगली तारीख ना दी जानी चाहिए, में केस को स्थगन नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए मेन पॉइंट यहां से एक नंबर 1 न्याय टलना न्याय से इनकार है। ध्यान रखना, न्याय का टालना न्याय से इनकार है। न्याय का टालना मतलब तारीख पे तारीख देना न्याय ना देने के बराबर है या फिर न्याय देने से इनकार करना है। समझ रहे हैं? इस पॉइंट को देखते हैं। देखिए ये पॉइंट फिर से हमें याद आ गया 2 नंबर में, ठीक है, या फिर 5 नंबर में आ सकता है कि न्याय टालना न्याय से इनकार है। शब्द को परिभाषित कीजिए, इन शब्दों का अर्थ बताइए, ठीक है, या फिर इसकी व्याख्या कीजिए। इस तरह से आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। देखिए इसका मामला भी यथाशीघ्र हल किया जाएगा। जब पुराने मामलों को नए मामलों पर प्राथमिकता दी जाती है तो नए मामलों को अपने स्वभाव में पीछे नहीं रहना चाहिए। मतलब कि अगर जरूरी ना हो तो तारीखों के से काम नहीं चलता भैया, फैसला सुनाया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर जज साहब ने कह दिया चलो ठीक है इसका फैसला हम सुनाएंगे 1 साल बाद में, ठीक है, या 6 महीने बाद में, या फिर 2 महीने बाद में, तो इस तरह से अगर न्याय समय पर ना मिले तो उसकी क्या ही कीमत है। वो कहते हैं कि भूख अभी लगी है और खाना नहीं है, और जब खाना तब मिलेगा जब भूख मर जाएगी, तो उस खाने का फायदा ही क्या है। ये न्याय पर भी बात चालू होती है।
अब न्यायाधीशों को खुली अदालत में किसी वकील की कानूनी अंतर्दृष्टि से कमी के बारे में अनुचित सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्हें किसी भी वकील को मुकदमा छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए जब तक कि उनके पास ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण ना हो। इसी तरह उन्हें यह अनुरोध नहीं करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी वकील उनकी अदालत में पेश न हो। मतलब कि जो जज है भैया वो किसी भी वकील को नहीं निकाल सकते। सीधा सीधा पॉइंट ये, तब तक कोई उचित कारण ना हो। अब न्यायाधीशों को कानून की पूरी समझ होगी। उन्हें उपलब्ध साक्ष्यों पर उचित कानून लागू करने और मामले पर सर्वोच्चतम संभव निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने और संरक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य उन न्यायाधीशों पर निर्भर करता है जो अदालतों की अध्यक्षता करते हैं। एक न्यायाधीश की नैतिक जिम्मेदारी और ईमानदारी असंदिग्ध होनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है। लेकिन न्यायाधीश की नैतिक जो जिम्मेदारी है ना, ठीक है, वो असंदिग्ध होनी चाहिए। मतलब कि उनका अच्छा आचरण होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वकील, ये जज जो है वो कैसा है पता नहीं है यार, कैसा स्वभाव है पता नहीं। भैया उनका एकदम प्रॉपर, ठीक है, प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग उनका स्वभाव होना चाहिए कि भैया ये जो जज साहब है वो बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं और बहुत अच्छा निर्णय देते हैं। जिस पक्ष में उनके लिए जो सही लगता है वही करते हैं। उनके साथ व्यक्तिगत और बौद्धिक रूप से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। किरदार और एक्शन के बारे में सराहना करने लायक कुछ होना चाहिए। मतलब कि किसी की एक ख्याति होनी चाहिए कि हाँ यार ये इस तरह से निर्णय देते हैं। आगे है, इसमें नियमित और व्यापक आधार पर बहुत कड़ी मेहनत और व्यापक शोध शामिल है। एक न्यायाधीश के ज्ञान को लगातार समीक्षा करके कानून में नवीनतम प्रगतियों और परिवर्तनों के साथ अध्ययन रखा जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि न्यायाधीश को भी समय समय पर पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो सपोज करो कि वो पढ़ेंगे नहीं, कभी पहले ही पढ़ करके परीक्षा दे दी और फिर उसके बाद निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि जो कानून है उसमें तो अमेंडमेंट होते रहते हैं ना, तो नए नए अमेंडमेंटों को पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, तभी जाकर के वो एक अच्छा निर्णय दे पाएंगे। अब बार और बेंच के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए नियमित अंतराल पर न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की ब्रीफिंग निर्धारित की जानी चाहिए। ब्रीफिंग का मतलब उन दोनों के बीच में मीटिंग्स होनी चाहिए। इन सत्रों के दौरान विरोधी पक्षों की समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है और मतभेदों को चर्चा के माध्यम से हल किया जा सकता है। कहने का मतलब समय समय पर बार और बेंच की मीटिंग होनी चाहिए और उनके बीच में एक दूसरे की जो समस्या है उनको मीटिंग में रखा जाना चाहिए, उसका सोल्यूशन भी होता रहना चाहिए। क्योंकि समय समय पर अगर ये चीजें चलती रहेंगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए आगे, बार और बेंच के बीच संबंध पर सुझाव क्या है। देखिए, न्याय प्रशासन में बार और बेंच दो सबसे महत्वपूर्ण अंग होने के नाते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सुनिश्चित करने में उनका साझा कर्तव्य है कि न्याय उचित और प्रभावी ढंग से प्रशासित किया जाए। इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति हैं, इसलिए न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोगात्मक रूप से काम करना चाहिए। साथ ही साथ सतर्क रहना भी चाहिए। तो बार और बेंच के बीच संबंध क्या है, दोनों हर चीज से हमने आपको यहां पर अवगत करा दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं इतना मानता हूं। अगर आप एक अच्छी बुद्धि रखते हैं तो, अगर जरूरत पड़ती भी है तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जो आप देख रहे होंगे उसको क्लियर कर लीजिए, आपका एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होने वाला है इस वीडियो को कि आपसे जो भी वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, इस वीडियो से बाहर, ठीक है। तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाइवा देने के लिए, प्रैक्टिकल देने के लिए इस वीडियो को कर लो। आगे, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अवमानना बोलते हैं दोस्तों बेइज्जती को, मैं सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूं, बेइज्जती को। तो न्यायालय की बेइज्जती जो करेगा भैया उसको भुगतना पड़ेगा। तो न्यायालय की अवमानना क्या है, सबसे पहले यही देखते हैं कि न्यायालय की अवमानना की परिभाषा। देखिए, न्यायालय की अवमानना शब्द एक सामान्य शब्द है जो कानून की अदालत में विशेष कार्यवाही के संबंध में आचरण का वर्णन करता है, जो उस प्रणाली को कमजोर करता है या नागरिकों को अपने विवादों के निपटारे के लिए इसका लाभ उठाने से रोकता है। यह परिभाषा लॉर्ड डिप्लॉर्क ने दी थी जब वह अटॉर्नी जनरल बनाम टाइम्स न्यूज़पेपर्स लिमिटेड के मामले में फैसला दे रहे थे। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोर्ट की कोई कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई के बीच में कोई दखल देता है,
ठीक है, कोई हस्तक्षेप करता है गैर कानूनी, तो उसको न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, अदालत की बेइज्जती मानी जाएगी और उसके लिए उस पर क्या होगा भैया, कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।